नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर मित्रा के YouTube चैनल में। और मैं लेके आया हूं आज पार्ट 4 पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना पार्ट 4 इस क्विज सेशन का। हमारा पहला प्रश्न है, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह है? पहला उग्रवाद, दूसरा शहरीकरण, तीसरा झूम कृषि, चौथा तीव्र जनसंख्या की वृद्धि। इसका सही जवाब है तीसरा, झूम कृषि। दोस्तों, जो झुम कृषि है ये एक तरीके का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक एग्रीकल्चरल सिस्टम होता है जिसमें एक जमीन के एरिया को ले लिया जाता है और उस पे टेम्पररी कल्टीवेशन किया जाता है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वो प्राकृतिक वेजिटेशन और उसकी तरीके से अपने जो न्यूट्रिशन है और अपनी जो उर्वरता है उसको वापस पहले की तरह कर ले। और जो है किसान जो होता है वो दूसरे जमीन की तरफ मूव कर जाता है और इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। झूम कल्टीवेशन जो है इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि खेती करने से पहले जमीन के उस एरिया में से जितने भी पेड़ और पौधे होते हैं उनको काट के जला दिया जाता है। उसके बाद जो जली हुई मिट्टी में जो पेड़ और पौधों के अंश बचे रहते हैं उससे उसमें पोटैश की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये उसमें उर्वरता और एक तरीके से फर्टिलाइजर का काम करती है। लेकिन इसकी वजह से बड़े ऊंचे स्तर पे पेड़ों और पौधों को काट दिया जाता है, जिसकी वजह से एक तरीके का बंजर होते जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झुम कल्टीवेशन को अब रोकने की भी प्रक्रिया चल रही है। अगला प्रश्न है, वनों के कम होने का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? पहला सड़कों का विकास, दूसरा नदी घाटी की परियोजनाएं, तीसरा औद्योगिक विकास या चौथा कृषि विकास। इसका सही जवाब है तीसरा, औद्योगिक विकास। दोस्तों, वनों के कम होने का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। क्योंकि जिस तरीके से मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको जो है सरवाइव करने के लिए और सस्टेन करने के लिए उसी तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती जा रही है उस तरीके से हम लोगों को वनों को कम करके वहां पे शहरों को बसाना हो गया, इंडस्ट्रियल पार्क लगाना हो गया, फैक्ट्रीज लगाना हो गया। ये सब करने के लिए जमीन चाहिए। इसके लिए हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड तो कम नहीं कर सकते, लेकिन वो जगह जो कि जहाँ पे जंगल है, वन है, उनको हम लोग वहां से पेड़ों को काट काट के उस जगह को हम लोग कल्टीवेशन या अपने इकोनॉमिक यूज में लाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वन कम हो रहे हैं। और इसीलिए इसका जो मुख्य कारण बनता है वो है औद्योगिक विकास। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः कहां पाई जाती है? पहला शोभ मंडल में, दूसरा मध्य मंडल में, तीसरा समताप मंडल में या चौथा बाह्य मंडल में। इसका सही जवाब है तीसरा, समताप मंडल में ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। दोस्तों, जो ओजोन परत है ये मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है, यानी स्ट्रेटोस्फियर में। हालांकि कई बार देखा गया है कि इसका बहुत जरा से परसेंटेज में ये टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर भी पाई जाती है, लेकिन मेनली ये जो है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग जो है पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ओजोन होती है वो हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है, सूर्य से आने वाली। दूसरा, जब ओजोन धरती की सतह पे जो मिलती है, सतह पे जो पाई जाती है ओजोन, जो कि एक तरीके का पॉल्यूटेंट होती है, वो जो है हमारे सेहत के लिए बहुत खराब है। लेकिन जो ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है वो हम लोगों के जो है जीवन चक्र को चलाने में पृथ्वी के बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 कहाँ हुआ था? पहला मॉस्को, दूसरा पेरिस, तीसरा बर्लिन, चौथा टोक्यो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पेरिस। पेरिस में जो है COP21 हुआ था, जो संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होता है। दोस्तों, वर्ष 2015 में ही UNFCCC की जो बैठक हुई थी, जिसे COP21 भी कहा जाता है, ये पेरिस में जो है हुई थी। इसके तहत कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर चर्चा की गई थी। इसमें ग्रीन हाउस गैस के निकलने को लेकर भी और उसको सीमित करने के लिए भी लक्ष्य रखा गया था। और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के जो ये आई थी वो ये था कि इस सदी के अंत तक जो औसत
ग्लोबल टेम्परेचर है उसके जो इंक्रीज है उसको हम लोग प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री या अगर संभव हो सके तो 1.5 डिग्री से अधिक ना होने पाए, इसका हमने सबने एक दूसरे के साथ मिलके ये तय किया था। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा था कि विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की थी। मतलब जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गए, ये पहले इंडस्ट्रियलाइज हुए थे। तो इन्होंने जब चूंकि ये इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे तो इन्होंने जितना ईंधन का उपयोग किया था और उसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, इसके बजाय कि जैसे जो डेवलपिंग नेशंस थे उन्होंने तो बाद में इंडस्ट्री वगैरह लगानी शुरू की, तो इसके लिए जो दुनिया के विकसित देश थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार की थी। और कई देशों ने यह भी कहा था कि 2020 तक 100 अरब डॉलर की जय निधि की भी प्रतिबद्धता जताई जाएगी। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हो गया है। अतः ये हम लोगों को अब देखना है कि इसके बाद के जो हुए थे वो हम लोग उसकी डिटेल्ड एनालिसिस अपने इकोलॉजी के मॉड्यूल में करेंगे। तो दोस्तों उसका आप लोग इंतजार करिएगा। ये हम लोग सिर्फ क्विज को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए इसकी बहुत डिटेल में जाना अभी उपरयुक्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव क्या है, यानी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है? पहला, वैश्विक ताप में वृद्धि। दूसरा, वैश्विक ताप में कमी। तीसरा, सागर जल में ताप में वृद्धि। या चौथा, नदियों और झील के ताप में वृद्धि। इसका सही जवाब है पहला, वैश्विक ताप में वृद्धि हरित गृह प्रभाव है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है वर्ल्ड टेम्परेचर में इंक्रीज। दोस्तों दिन के समय जब सूर्य निकला रहता है उसके बाद जो सूर्य की गर्मी से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है सतह का, लेकिन जब सूर्य धीरे धीरे ढलने लगता है तो पृथ्वी भी उस एनर्जी को, हीट एनर्जी को लूज करती है और उसे हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो पृथ्वी के द्वारा छोड़ा जाता है, ये जब वापस आसमान या बाहर ब्रह्मांड की तरफ निकलता है तो उसको जो है कई सारी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, वाटर वेपर हो गया, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको वापस पृथ्वी की तरफ ढकेल देता है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये कुछ समय से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस का लेवल बढ़ा है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसके बाद क्या हुआ है कि ये प्रोसेस और बढ़ती गई है, जिसकी वजह से एक ग्लोबल टेम्परेचर जो है, वैश्विक ताप है, उसमें धीरे धीरे की बढ़ोतरी देखी गई है। इसी इफेक्ट को हम लोग हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अगला सवाल है, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? पहला सन 2000, दूसरा सन 2002, तीसरा सन 2010, चौथा सन 2017। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 2002। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। दोस्तों भारत में जो जैव विविधता अधिनियम है ये 2002 में पारित हुआ था। इसके प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना भी 2003 में की गई थी, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। तो ये कुछ इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स थे। क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। हालांकि बायोडायवर्सिटी एक्ट जो है इंडिया का 2002 का, उसके बारे में एक डिटेल शॉर्ट वीडियो जल्द ही हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट कौन निकालता है? ये कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डेटा बुक पब्लिश करता है? ऑप्शन 1 IUCN, ऑप्शन 2 UTES, ऑप्शन 3 WWF या ऑप्शन 4 IBBS। इसका सही जवाब है दोस्तों पहला, IUCN रेड डेटा बुक निकालता है। दोस्तों जो रेड डेटा बुक होती है इसको निकालने का काम एक ऑर्गेनाइजेशन करती है जिसको IUCN कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो IUCN संस्था है इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। इसके तहत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा हो, और उसी से संबंधित है हम लोग की रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक के बारे में भी दोस्तों हम लोग एक डिटेल में एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, IUCN की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, इन सब में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम लोग वहां देखेंगे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा स्थल जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान है हिंदुस्तान में? पहला ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियां,
दूसरा सिंधु गंगा का मैदान, तीसरा पूर्वी घाटी, चौथा पश्चिमी घाट। इसका सही जवाब है दोस्तों पश्चिमी घाट भारत में एक जैव विविधता का संवेदनशील स्थल है। अगला सवाल है चिपको आंदोलन संबंधित है निम्नलिखित में से किससे? पहला पादप संरक्षण से, दूसरा बाघ परियोजना से, तीसरा घड़ियाल परियोजना से, चौथा पादप प्रजनन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पादप संरक्षण से। दोस्तों चिपको आंदोलन एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है क्योंकि ये मास डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए गांधीयन नॉन वायलेंट टेक्निक यानी सत्याग्रह को यूज करता था। और इसके तहत लोग क्या करते थे कि ये पेड़ों को गले लगा लेते थे और उनसे चिपक जाते थे ताकि लोग उनको कमर्शियल पर्पस के लिए काट ना पाए। वर्ष 2018 में इसकी 45वीं एनिवर्सरी भी मनाई गई थी। देखिए इसके बारे में मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा कि जो चिपको मूवमेंट था ये मॉडर्न सेंस में ये गढ़वाल रेंज में शुरू हुआ था उत्तराखंड की अर्ली 70s मतलब 1974-1970 के दौर में। लेकिन उसके पहले भी ये एक बहुत पहले 1730 में भी एक बार ये किया गया था। उस समय बिश्नोई कम्युनिटी जो थी राजस्थान की वो इस तरीके से जंगलों को बचाने की वो पायनियर रही थी। उन्होंने क्या किया था उस समय कि खेजारली विलेज है एक जोधपुर का 1730 में वहां पे अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक महिला ने खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए उनको गले लगाना शुरू किया था। तो ये आप समझ सकते हैं कि 1730 में एक अमृता देवी बिश्नोई नामक महिला ने ये उस समय कितना बड़ा इनिशिएटिव लिया होगा। और हम लोग जैसा कि देखें कि 1730 में अमृता देवी जी ने ये काम किया था उसी तर्ज पे हम लोग मॉडर्न चिपको मूवमेंट जो उत्तराखंड में 1970 में शुरू हुआ था उसमें भी बहुत भारी स्तर पे महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसके जो लीडर और एक्टिविस्ट थे वो ज्यादातर महिलाएं थीं। ये एक तरीके का साइलेंट नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जो कि इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जो है खड़ा हुआ था। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है और इसको हम लोग जो है समझना चाहिए। इसके बारे में मुझे लगता है आप लोग को अलग से भी पढ़ना चाहिए क्योंकि इसकी कहानियां बहुत ही रोचक हैं। अगला सवाल यह है इनमें से कौन सा उत्पादक घटक है? मतलब इसमें से कौन सा प्रोड्यूसर कंपोनेंट है? पहला गाय, दूसरा मोर, तीसरा बाघ, चौथा हरे पौधे। इसका सही जवाब है चौथा हरे पौधे वो उत्पादक घटक में आते हैं। गाय, मोर और बाघ कंज्यूमर हैं। दोस्तों उत्पादक के बारे में तो मुझे लगता है आप लोग जानते ही होंगे कि कौन प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर हमारे हरे पौधे ही होते हैं क्योंकि इन्हीं के पास वो सुविधा है जिसकी मदद से ये सूर्य की किरणें लेके फोटोसिंथेसिस के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फूड प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इनकी जो ये फूड प्रोड्यूस करते हैं ये ग्लूकोज के माध्यम से अपने आप में स्टोर करते हैं और इनको खा के जो है जो कंज्यूमर होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं। तो इसलिए ये सीधा सा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है चौथा हरे पौधे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने इसे शेयर करें और करियर मित्रा के चैनल के साथ जुड़ें ताकि आने वाले अन्य वीडियोस के बारे में भी आपको तुरंत और जल्दी से जल्दी पता चलता रहे। तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, लॉकडाउन का पालन करें और अच्छे से इस मौके का फायदा उठा के अपनी पढ़ाई को तेजी से एक्सेलरेट करते हुए आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।